Hello everyone, myself CS Saurabh Mittal, Associate Director Choice Equity Broking Private Limited. जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं अपने अलग अलग एपिसोड्स में अपनी सीरीज ऑन इंडिविजुअल टैक्सेशन। अपने लास्ट एपिसोड में मैंने कवर किया था प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर प्रोफेशनल्स, कैसे प्रोफेशनल्स मिनिमम कंप्लायंसेस के थ्रू और अपना टैक्स बचा सकते हैं और मिनिमम कंप्लायंसेस के थ्रू अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसी सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे छोटे बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। सेक्शन 44 एडी का बेनिफिट लेके कंप्लायंस पे ना ध्यान देके अपने बिजनेस पे ध्यान देके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, टैक्स बचा सकते हैं। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि इनकम टैक्स प्रोविजंस अपार्ट फ्रॉम 44 एडी इसके बिना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की या ऑडिट करने की क्या रिक्वायरमेंट मेंशन करता है। तो एज ऑफ नाउ जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर प्रोविजंस हैं उसके अंदर अगर आपकी इनकम किसी बिजनेस से 1,20,000 रुपए के अमाउंट को एक्सीड करती है या फिर आपकी ग्रोस सेल्स, टर्नओवर या ग्रोस रिसीट 10 लाख रुपए के अमाउंट को एक्सीड करती है किसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर इन एनी ऑफ द प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर, या फिर अगर आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस स्टार्ट किया है और आपको लगता है कि आपकी इनकम 1,20,000 को एक्सीड करेगी या आपका ग्रोस सेल्स, टर्नओवर या ग्रोस रिसीट 10 लाख रुपए को एक्सीड करेगा, तो फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैंडेटरीली मेंटेन करनी होती है इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन के लिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आप एचयूएफ हैं, आपकी एंटिटी एचयूएफ है, तो एचयूएफ के केस के अंदर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस के अंदर यही लिमिट 1,20,000 से बढ़कर 2.5 लाख रुपए हो जाती है और 10 लाख रुपए वाली जो लिमिट है ग्रोस सेल्स, टर्नओवर या ग्रोस रिसीट्स के केस में वो 10 लाख से बढ़कर 25 लाख रुपए हो जाती है पिछले 3 सालों में से किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। या फिर अगर नया बिजनेस है तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में ये एक्सीड करने वाला है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑडिट की क्या रिक्वायरमेंट है, टैक्स ऑडिट की क्या रिक्वायरमेंट है नॉर्मल इनकम टैक्स प्रोविजंस में। अगर आप सेक्शन 44 एडी नहीं भी ऑप्ट कर रहे हैं तो यदि आपका टोटल सेल्स, आपका टोटल टर्नओवर या टोटल ग्रोस रिसीट्स किसी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1 करोड़ रुपए से एक्सीड करता है, कोई भी तीनों में से कोई भी एक चीज 1 करोड़ रुपए से एक्सीड करती है, तो आपको मैंडेटरीली टैक्स ऑडिट करवाना जरूरी है किसी चार्टेड अकाउंटेंट से। इसमें एक जो बेनिफिट गवर्नमेंट ने रिसेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया है वो ये है कि अगर आपका टोटल सेल्स, टोटल टर्नओवर, टोटल ग्रोस रिसीट्स या फिर आपके टोटल एक्सपेंसेस, ये सब चीजें 5% से कम अमाउंट, इनका टोटल अमाउंट का कैश के अंदर डील हुआ है, मतलब आपने मैक्सिमम चीजें डिजिटली ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू अगर आपने डील किया, बैंकिंग के थ्रू डील की है 95% से ज्यादा की ट्रांजेक्शन, चाहे वो आप सेल्स कर रहे हैं और आपके एक्सपेंसेस भी आप कैश के अंदर ना पे करके बैंकिंग के थ्रू पे, बैंकिंग चैनल के थ्रू पे कर रहे हैं 95% से ज्यादा, तो फिर ऑडिट की रिक्वायरमेंट जो है वो 1 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ पे एप्लीकेबल होगी। 5 करोड़ रुपए तक के आपके टोटल सेल्स, टोटल टर्नओवर, टोटल ग्रोस रिसीट्स तक आप इनकम टैक्स ऑडिट से बचे हुए रहेंगे, आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम समझते हैं कि जब हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की बात कर रहे हैं, जो इनकम टैक्स ने एक स्कीम दी है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन करनी पड़ेगी, तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का एक बेनिफिट जो है सब्जेक्ट टू जो लिमिट उन्होंने प्रिस्क्राइब की है कि इतने अमाउंट तक अगर आपका टर्नओवर रहता है, ग्रोस रिसीट रहती है या सेल्स रहती है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी नहीं है। दूसरा जो बेनिफिट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के केस में आपको मिलेगा, अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको टैक्स ऑडिट भी करवाने का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। तीसरी चीज जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की यहाँ पे है वो है कि आपको एक फिक्स रेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रिस्क्राइब की है, जिस रेट को आप यूज कर सकते हैं अपने टोटल सेल्स अमाउंट पे, टर्नओवर अमाउंट पे, और उस रेट के बेसिस पे आप अपनी इनकम कंप्यूट कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने एक्चुअली
क्या एक्सपेंस किया है, क्या इनकम अर्न की है, आप उस रेट को यूज करके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली चीज है कि ये जो बेनिफिट है ये सिर्फ रेजिडेंट एसएससीज के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप एक नॉन रेजिडेंट एसएससी हैं जो इंडिया के अंदर किसी भी टाइप का छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं उठा सकते। हमने अपने लास्ट एपिसोड के अंदर भी देखा था कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर प्रोफेशनल हर किसी एसएससी के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। मतलब इनकम टैक्स के अंदर आप देखते हैं कि इंडिविजुअल एक पर्सन है वो भी एक एसएससी कंसिडर होता है, एचयूएफ भी कंसिडर होता है, पार्टनरशिप फर्म होती है, सोसाइटी होती है, कंपनी होती है, ये सब एसएससी में कंसिडर होते हैं, एलएलपी भी एक एसएससी कंसिडर होता है। बट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट 44AD के अंदर भी लिमिटेड है। सिर्फ आप अगर इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल के नाम पे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं, या फिर आप एक पार्टनरशिप फर्म है 1932 पार्टनरशिप एक्ट के अंडर, तो आप 44AD के अंदर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बट यदि आप एक एलएलपी हैं, आप एक कंपनी हैं, तो फिर आप इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। हमने देखा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की मिनिमम क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है। हमने देखा कि टैक्स ऑडिट करवाने की क्या मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट है। अब हम आते हैं इस प्रोविजन पे कि 44AD कितने टर्नओवर तक आप एप्लीकेबल कर सकते हैं। यदि आपका टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट 2 करोड़ रुपए के अंदर है किसी फाइनेंशियल ईयर, किसी प्रीवियस ईयर के अंदर, तो आप उस साल के लिए सेक्शन 44AD को ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 2 करोड़ रुपए से एक्सीड करता है, तो उस साल आपके लिए 44AD एप्लीकेबल नहीं होगा और आपको नॉर्मल इनकम टैक्स प्रोविजन के अंदर रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से बिजनेस 44AD के अंदर बेनिफिट ले सकते हैं। क्या ऐसा है कि भाई हम किसी भी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और हम 44AD के अंदर रिटर्न फाइल कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। इस सेक्शन ने कुछ स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स रखे हैं। यदि आप उन प्रोफेशंस, उन बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, तो आप 44AD का बेनिफिट नहीं ले सकते। जैसे हमने अपने लास्ट एपिसोड के अंदर डिस्कस किए थे कुछ पर्टिकुलर प्रोफेशंस लाइक अकाउंटिंग, यदि आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, आप आर्किटेक्चर प्रोफेशन से हैं, इंटीरियर डेकोरेटर हैं, ऐसे 10-11 प्रोफेशंस हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किए थे जो 44AD के अंदर अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बट 44AD उनके लिए अवेलेबल नहीं है। सेकंड, अगर आप किसी पर्टिकुलर बिजनेस में हैं जहां पे आपको इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ही कुछ सर्टेन डिडक्शंस अवेलेबल की गई हैं और आप उनका बेनिफिट ले रहे हैं, तो आप 44AD के अंदर अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, 44AD का प्रेजेंटिव टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते। इसके बाद में यदि आप प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग का काम करते हैं, गुड्स कैरियज का, तो आप 44AD नहीं ऑप्ट कर सकते क्योंकि इनके लिए स्पेसिफिक अलग से प्रेजेंटिव टैक्सेशन का सेक्शन है। अगर आप एजेंसी बिजनेस का काम कर रहे हैं, आप एज एन एजेंट काम कर रहे हैं, तो भी आपको 44AD अवेलेबल नहीं होगा। एजेंसी बिजनेस के अलावा यदि आपकी बिजनेस कुछ इस तरीके की है जहां पे आपको कुछ कमीशन इनकम मिल रही है, आपको कुछ ब्रोकरेज इनकम मिल रही है, तब भी आपको नॉर्मल इनकम टैक्स प्रोविजन के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। इस सेक्शन में आप 44AD में आप नहीं रिटर्न फाइल कर सकते। एक बार हम वापस नजर डालते हैं कुछ फीचर्स पे सेक्शन 44AD की। सेक्शन 44AD के अंदर इनकम आपको प्रेजेंटिव बेसिस पे कंप्यूट करनी है। मतलब आपको ये मानना है कि अगर मैं एक्सपेंसेस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता और एक्सपेंसेस जो भी मैंने इनकर किए हैं बिजनेस से रिलेटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, वो सब मैंने कंसिडर कर लिए, उसके बाद में मेरी जो टोटल इनकम निकल के आएगी वो 8% होगी मेरे टोटल ग्रोस रिसीट्स या टोटल टर्नओवर का। तो यदि आपने पूरे साल भर में 10 लाख रुपए की सेल्स की है, टोटल टर्नओवर या ग्रोस रिसीट आपका 10 लाख रुपए का है, तो आप ये मान रहे हैं कि मेरा उस साल का इनकम 80,000 रुपीज है और बाकी का जितना 92% है वो मैंने ड्यूरिंग द पीरियड
एक्सपेंस ऑफ कर दिया। 8% का जो रेट इन्होंने प्रिस्क्राइब किया है वो उस केस में है अगर आपका जो टर्नओवर है, आपका जो ग्रोस रिसीट है वो कैश के अंदर है। यदि यही टर्नओवर, यही ग्रोस रिसीट आपका बैंकिंग चैनल के थ्रू है, ऑनलाइन चैनल के थ्रू है या बैंकिंग चैनल के थ्रू है, तो उस केस के अंदर उस टर्नओवर, उस ग्रोस रिसीट पे जो रेट एप्लीकेबल होगा प्रेजेंटिव टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम कंपटीशन के लिए, वो 8 से घट के 6% का रेट रहेगा। जैसे हमने लास्ट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अपने एपिसोड में डिस्कस किया था, जब भी आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट करते हैं तो ये मान लिया जाता है कि आपने जो भी एक्सपेंसेस एक्चुअली इनकर किए हैं वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में ऑलरेडी कवर हो गए हैं। जो 92% का आपको बेनिफिट मिल रहा है उसमें सारे एक्सपेंसेस कवर हो गए हैं और आपको किसी भी और एक्सपेंसेस का फर्दर डिडक्शन 44AD के अंदर अवेलेबल नहीं होगा। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम डिस्कस करते हैं कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन एक बिजनेसमैन के लिए हम कैसे कंप्यूट करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं मिस्टर बी का, जो कि एक छोटे से ग्रोसरी बिजनेस में इन्वॉल्व है। अपना रेगुलर वो बिजनेस करते हैं एक दुकान के ऊपर, और उनकी टोटल जो ग्रोस रिसीट है फाइनेंशियल ईयर 1920 के अंदर वो 80 लाख रुपए है। जो वो अपने नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने देखा कि पूरे साल भर में मैंने 60 लाख रुपीस का एक्सपेंसेस इनकर किया। और क्योंकि वो छोटी सी दुकान पे हैं और एज ऑफ नाउ उनके पास जो पेमेंट का चैनल है वो सिर्फ कैश का है, इसलिए ये पूरा 80 लाख रुपीस का अमाउंट उन्होंने कैश में डील किया और एक्सपेंसेस भी कैश में इनकर किए 60,000 रुपीज का। इन 60 लैक्स में सब एक्सपेंसेस आ गए, लाइक रेंट का अगर एक्सपेंस है, सैलरी का एक्सपेंस है, नॉर्मल परचेजेस हैं, सब कुछ मिला के उन्होंने 60 लाख का एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर किया। तो इस केस में अगर हम नॉर्मल प्रोविजंस में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो हम कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। नॉर्मल इनकम टैक्स प्रोविजंस में उनका टोटल रिसीट 80 लाख रुपीस है। टोटल एक्सपेंसेस, एक्चुअल एक्सपेंसेस जिसके उनके पास में इनवॉइसेस हैं, परचेज के इनवॉइसेस हैं, रेंट, सैलरी, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो भी उनका रेगुलर एक्सपेंसेस हैं, टोटल 60 लाख रुपीस उनका निकल के आता है। टोटल प्रॉफिट उनका 20 लाख रुपए निकल के आता है। तो इस केस में उनकी टोटल इनकम जो कंसिडर की जाएगी वो 20 लाख रुपए कंसिडर की जाएगी अगर वो नॉर्मल इनकम टैक्स प्रोविजंस में अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि अगर मिस्टर बी नॉर्मल इनकम टैक्स प्रोविजंस में ना जाके और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट उठाना चाहिए, तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर 44AD में क्योंकि उन्होंने कैश के अंदर पूरी ट्रांजेक्शन्स की हैं तो उनको 8% के हिसाब से अपनी इनकम कंप्यूट करनी होगी। उनका टोटल ग्रोस रिसीट्स 80 लाख रुपीज है, तो हम ये मान रहे हैं कि 92% उन्होंने करंट ईयर के अंदर एक्सपेंसेस किए हैं उस 80 लाख के टर्नओवर को, उस 80 लाख के ग्रोस रिसीट्स को कलेक्ट करने के लिए। और उनका नेट प्रॉफिट जो एक्चुअली 20 लाख निकल के आ रहा था वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में 6.4 लाख कंसिडर होगा और उनकी टोटल इनकम 6.4 लाख कंसिडर की जाएगी। सो जो बेनिफिट उनको मिलेगा 44AD के अंदर, उनकी इनकम कम टैक्सेबल हो रही है यहाँ पे। दूसरा, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, और यदि उनकी ऑडिट एप्लीकेबल भी है तो उनको ऑडिट करवाने की भी जरूरत प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में नहीं रहेगी। एक और एग्जांपल हम लेते हैं जहां पे मिस्टर सी हैं, हार्डवेयर बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है और ये सिर्फ कैश में डील नहीं कर रहे, ये कैश के थ्रू भी कुछ सेल्स करते हैं, ये चेक के थ्रू भी कुछ, बैंकिंग चैनल के थ्रू भी कुछ सेल कर रहे हैं, और इनको कुछ अमाउंट जो है वो ड्यू डेट के बाद में भी रिसीव हुआ है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट के बाद में भी कुछ अमाउंट रिसीव हुआ है। तो इस केस के अंदर उनका टोटल ग्रोस रिसीट इन कैश है 60 लाख रुपीज, टोटल बैंकिंग चैनल के थ्रू जो रिसीट है वो है 45 लाख रुपीज, और ऐसा अमाउंट जो उनको ड्यू डेट के बाद में रिसीव हुआ है वो है 20 लाख रुपए। तो टोटल उनकी जो रिसीट निकल के आती है इस केस में वो है 1,01,25,00,000 रुपीज। 1.25 करोड़ रुपए को उनको टोटल ग्रोस रिसीट हुआ है। क्योंकि ये 2 करोड़ के अंदर है तो वो 44AD को ऑप्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे 44AD के अंदर उनको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। इस एग्जांपल में क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि अलग अलग रेट्स हैं 8% और 6% की, तो फिर
इस एग्जांपल के अंदर 60 लाख का टर्नओवर जो कैश में उन्होंने किया है, 60 लाख की ग्रोस रिसीट जो उन्होंने कैश में मिली है उनको, उसके ऊपर 8% का रेट एप्लीकेबल होगा। तो 60 लाख रुपए पे वो 4.8 लाख रुपीज अपनी इनकम कंसिडर करेंगे। जो टर्नओवर जो ग्रोस रिसीट उनको अदर देन कैश मतलब चेक के थ्रू मिली है 45 लाख रुपीज, यहाँ पे जो रेट लगेगा वो 8% से घट के 6% होगा, तो उनकी इनकम 2.7 लाख कंसिडर की जाएगी। और जो ग्रोस रिसीट उनकी ड्यू डेट के बाद में उनको मिला है, उस केस में भी रेट जो एप्लीकेबल होगा वो 8% के हिसाब से होगा। तो 20 लाख की ग्रोस रिसीट के ऊपर उनको 8% के हिसाब से 1.6 लाख रुपीज टोटल इनकम उनकी कंसिडर की जाएगी। तो इन तीनों के टोटल के हिसाब से अलग अलग रेट के बेसिस पे उनकी टोटल इनकम 9.1 लाख कैलकुलेट की जाएगी इनकम टैक्स कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जैसे हमने अपने लास्ट एपिसोड में भी कवर किया था प्रोफेशनल के केस में, जहां हमने ये बोला था कि अगर एक्चुअल इनकम जो है एसएससी की वो प्रेस्क्राइब्ड रेट से भी कम होती है तो उस केस में क्या होगा। तो वैसे ही इस सेक्शन में भी जहां एसएससी बिजनेस में इन्वॉल्व है और वो ये कहता है कि मेरा इनकम एक्चुअली 8% से भी कम है, तो उस केस में एसएससी को ये चीज प्रूव करने के लिए कि उसकी रेट 8% से भी कम है, एसएससी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। और अगर उसकी लिमिट जो है उसका टर्नओवर ग्रोस रिसीट्स जो है वो 1 करोड़ रुपए से एक्सीड करता है, उस केस में उसको अकाउंट्स भी ऑडिट करवाने पड़ेंगे। अगेन जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अगर मैं प्रेजेंटिव टैक्सेशन फॉलो कर रहा हूं तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि मैंने मेरे सारे एक्सपेंसेस क्लेम कर लिए हैं और मेरे को किसी भी फर्दर एक्सपेंसेस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसी लाइन पे अगर मेरे पास कोई एसेट है और मैं नॉर्मल इनकम टैक्स प्रोविजन में उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूं, तो यदि मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉलो कर रहा हूं तो मुझे ये मानना पड़ेगा कि उस पे नॉर्मल प्रोविजन में जो इनकम जो डेप्रिसिएशन कंप्यूट हो रहा है वो इसमें डेप्रिसिएशन भी कंसिडर हो गया है एज एन एक्सपेंस, और ईयर ऑन ईयर वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेरी उस एसेट के लिए कम होती रहेगी अपने आप। ऑल्दो मेरे को डेप्रिसिएशन की कोई अकाउंटिंग मैंने नहीं की है, एंट्री नहीं की है, बट जो एप्लीकेबल रेट होगा उसके हिसाब से उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कम होती रहेगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये ये चीज है कि अगर मैंने एक बार प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट किया है तो मुझे कम से कम 5 साल तक उसको फॉलो करना है। इफ आई एम ऑप्टिंग फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44 एडी, मैं एक बिजनेसमैन हूं तो अगर मैंने किसी भी एक साल के अंदर इन कंटिन्यूसली 5 साल अगर मैं फॉलो नहीं कर पाता हूँ, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में नहीं अप्लाई करता हूँ, और इस 5 साल के पीरियड में मैं कहीं पे भी बीच में ऑप्ट आउट कर देता हूँ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से, तो आने वाले 5 असेसमेंट ईयर में भी मुझे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हमें ये चीज बहुत ध्यान में रखनी है कि हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को अगर ऑप्ट आउट करते हैं तो इस पॉइंट को कंसीडर करके चलें कि अगले 5 असेसमेंट ईयर के अंदर मुझे इसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला। एक एग्जाम्पल के साथ में इस चीज को समझते हैं हम। मिस्टर डी जो हैं उन्होंने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट किया असेसमेंट ईयर 1920 उनका फर्स्ट असेसमेंट ईयर था जिसमें उन्होंने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट किया। असेसमेंट ईयर 2021 उसमें भी उन्होंने इस चीज को कंटिन्यू रखा। जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है मतलब असेसमेंट ईयर 2021-22 के अंदर उन्हें प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सही नहीं लगा और उन्होंने उसको ऑप्ट आउट कर दिया। अगर ऐसा केस है तो आने वाले 5 साल मतलब असेसमेंट ईयर 22-23 और असेसमेंट ईयर 26-27, इन 5 साल के अंदर मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को वापस ऑप्ट नहीं कर पाऊंगा और मुझे नॉर्मल इनकम टैक्स प्रोविजंस के अंडर ही अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। So this is all from the point of view of section 44 AD, presumptive taxation for businessmen. Hope you like the video. Please press the like button, share and subscribe this channel if you like these kind of videos. और हमारे साथ बने रहिए। अपने अगले वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं कि लास्ट ईयर फाइनेंस बजट के अंदर
फाइनेंस बजट 2020 के अंदर उन्होंने एक नया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नया इनकम टैक्स रिजिम इंट्रोड्यूस किया है, तो कैसे वो नया इनकम टैक्स रिजिम ओल्ड टैक्स रिजिम से डिफरेंट है और हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे क्या ध्यान रखना है कि हमें ओल्ड टैक्स रिजिम में रिटर्न फाइल करना है या नए टैक्स रिजिम में फाइल करना है, कौन सा बेनिफिशियल है, किसमें टैक्स रेट कम है, किसमें ज्यादा है। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक्स।